स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीमराइजेशन। अब देखिए, इस आप रिएक्शन को देखें तो इसके ऊपर सी लिखा हुआ है। इसका मतलब है अभी तक हमने दो कैटेगरीज रिएक्शन पढ़े। एक हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, ये मैं थोड़ा सा इसको टर्न करके बता दूँ। एक हमने जो थे इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन अल्काइंस के, एक हमने एडिशन रिएक्शन पढ़े थे, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड शामिल है। बी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े, जिसमें एक तो आपको पता है वो हाइड्रोक्सिलेशन वाले रिएक्शन थे और दूसरा कंबशन था। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन में था। अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे रिएक्शन की और उसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ये देखिए, ये नाम आप पहले अल्कीन में भी सुन चुके हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉली का मतलब मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट। पॉलीमराइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ा ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि बहुत सारे यूनिट से कंपोज होता है। ठीक है, तो आपने अल्कीन के केस में भी पढ़ा था कि अल्कीन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो मोनोमर्स के तौर पे बिहेव करते हैं और वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मोनोमर। अच्छा, एक और नहीं, जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, और एक और बात आपने ये पढ़ी थी कि मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मोनोमर वो होता है जिससे पूरा पॉलीमर जो आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर के अंदर जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है वो कहलाता है रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो बात बची है, इसमें भी गलती करते हैं हम। पॉलीमराइजेशन की तरफ आ जाते हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट। पॉलीमराइजेशन इज द रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहरहाल पॉलीमराइजेशन का जो फिनोमेना है या टाइप ऑफ रिएक्शन है ये अल्कीन्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक फ़र्क ये है कि अल्कीन्स के जो पॉलीमर होते हैं, आई मीन टू से जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है ये अल्काइंस के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन जो अल्कीन के पॉलीमर्स होते हैं वो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जो अल्काइंस के पॉलीमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम इसका कंपैरिजन अल्कीन के पॉलीमर से करें तो अल्कीन के जो पॉलीमर्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है और अल्काइन के पॉलीमर्स होते हैं उनका वेट कम होता है। फर्दर जो अल्काइंस के पॉलीमर होते हैं वो लीनियर भी हो सकते हैं, यानी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, और साइक्लिक यानी रिंग शेप में भी पॉलीमर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते हैं, अल्काइंस पॉलीमराइज टू गिव लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड कैटलिक, यानी यही कह रहे हैं कि अल्काइंस आपस में कंबाइन करके या लीनियर बनाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड मतलब पॉलीमर के तौर पे बनाएंगे, और ये किस तरह की पॉलीमराइजेशन शो करेंगे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और दूसरा कैटलिस्ट पर। हाउएवर दीज पॉलीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीमर्स ऑफ अल्कीन्स एज दे आर यूजली लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर, क्योंकि अब जो अल्काइंस के पॉलीमर होंगे वो अल्कीन्स के मुकाबले में इनका जो वेट होगा वो कम होगा, यानी वेट कम होने का मतलब है कि इसमें कम यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे। तो एक इन्होंने इसकी मिसाल दी है, नंबर 1 कैटेगरी बता रहे, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अब देखिए, ये एसिटाइलिन जो है इस केस में आप ये जहन में रखिए, एसिटाइलिन इस केस में एक मोनोमर है एंड डाइविनाइल एसिटाइलिन इस केस में एक पॉलीमर है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अभी जो हम पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है और इसमें ये एसिटाइलिन मोनोमर है और डाइविनाइल एसिटाइलिन है। और एक और बात ये है कि इस केस में एसिटाइलिन के सिर्फ 3 यूनिट्स कंबाइन करेंगे और डाइविनाइल एसिटाइलिन बना देंगे, तो ये हो गया एक पॉलीमर। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 3 यूनिट से बना है ना, तो इसलिए हमने पढ़ा है ना कि ये जो अभी हमने ऊपर ये पढ़ा है कि जो इसके अल्काइंस के पॉलीमर्स होंगे वो अल्कीन के मुकाबले में उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। तो ये एक आप यहाँ पे ये भी देख लें, व्हेन एसिटाइलिन से मुराद इथाइन ही होता है। ठीक है, इज पास्ड थ्रू एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कपरस क्लोराइड, यानी कपरस क्लोराइड Cu2 एंड अमोनियम क्लोराइड। जब एसिटाइलिन पास किया जाए थ्रू एसिडिक यानी एसिडिक वाले सोल्यूशन से, किस चीज़ की, कपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से, एंड देन दे आर अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर, और काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ा उनको मतलब पास किया जाए और ये मतलब उनको स्टैंड किया जाए, स्टैंड बाय किया जाए। पास एसिटाइलिन आपको पता है ना गैस होती है, अगर आप वो एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कपरस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में से गुजरे और काफ़ी देर तक ऐसी पड़ा रहे वो मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर, तो इसके नतीजे में पहले विनाइल एसिटाइलिन बनेगी और फिर विनाइल एसिटाइलिन, ये भी एक पॉलीमर है, देन इससे डाइविनाइल एसिटाइलिन बनेगी। ठीक है, और ये कैसे बनेगी ये हम इधर पढ़ लेते हैं। ये आपके पास अभी 2 यूनिट्स हैं एसिटाइलिन के, एक 1 और 2। अब और इस केस में देखिए आपने कपरस क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है, देन एक और चीज़ मेंशन नहीं की, यहाँ पे एसिडिक आपने सॉल्यूशंस लेने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक जहन में बात रखें, जब भी आप ये रिएक्शन को देखें, दो यूनिट होंगे ना, उसमें
ये 4 बातें आपने याद रखनी है कि पहला वाला ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इससे आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये वाला कार्बन जो है ये बॉन्ड बना, ये सबसे पहले अपनी हाइड्रोजन को लूज़ करेगा, ठीक है, और ये इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब मैं पहले बता रही हूँ, ये जो हाइड्रोजन या इसके साथ इसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। हेट्रोलिटिक नतीजे की जो हाइड्रोजन होगी H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। तो फिर इस कार्बन के पास एक लोन पेयर आ जाएगा, ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। स्टेप 3, अब आप देखिए कार्बन की जो वैलेंसी 4 है ना, उसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब कार्बन के पास जब ये वाला कार्बन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी इसके पास साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये वाला कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो जाहिर बात है ये तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो कार्बन की वैलेंसी तो मतलब 4 है ना, उसको उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये जो एक पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। अब इस कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो फिर ये कार्बन ये वाला लोन पेयर यूटिलाइज करेगा और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकली थी ना, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली जहाँ मैं पॉइंट आउट करी H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये वाला कार्बन इस यहाँ से जो निकली वाली हाइड्रोजन है इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ओवरऑल नतीजा देखिए, आप ज़रा याद रखें, आप मतलब इस तरह होगा, आपको रिएक्शन भी याद रहेगा कि जो पहला वाला कार्बन है अपनी हाइड्रोजन को लूज़ करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ। दूसरे फिर नेक्स्ट थर्ड प्रोसीजर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला कार्बन है, थर्ड प्रोसीजर ये है कि कार्बन एटम के दरमियान एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व होगा। चौथा स्टेप ये होगा कि ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये इसका नतीजा है, और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है वो कहलाएगा विनाइल एसिटाइलिन। ये देखें, यही आप ज़रा इन दोनों को जहन में रखें। इन दोनों ने ये इस तरह जो मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन लूज़ करेगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई थर्ड पे ये पाई बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा और ये कार्बन एक और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस स्ट्रक्चर को हम विनाइल एसिटाइलिन कहेंगे। क्यों? ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये एसिटाइलिन है। अब ये वाला एसिटाइलिन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है। आपको समझ आ गया ना? ये जो फुल ग्रुप है ये एसिटाइलिनिक ग्रुप है। ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है। आपको पता है डबली बॉन्डेड के साथ अटैच, तो इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहेंगे। इस ग्रुप को ये एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बिहेव करेगा। ये एसिटाइलिन है ये वाला, और ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है, तो इस ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहेंगे। तो इसके नाम पे इसका नाम हो जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। समझ आ रही है? यानी इस विनाइल एसिटाइलिन में ये होगा कि एक कार्बन होगा एसिटाइलिन का, वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि डबली बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप जो है जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये वाला ग्रुप विनाइल बन जाएगा और ये एसिटाइलिन है। तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड है वो कहलाएगा विनाइल एसिटाइलिन। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? 1-ब्यूटेन -3-। ये आपने पढ़ा होगा जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं, पहले आप इस तरह लिखते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन इसको कहेंगे ब्यूट 1, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट की 1-ब्यूटेन, ई नहीं होगा, ब्यूटेन -3-आइन, ठीक है, ओके। अब ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। ये दो एसिटाइलिन से मिलकर फर्दर इसकी मज़ीद पॉलीमराइजेशन होगी। मज़ीद कैसे होगी? यही जो विनाइल एसिटाइलिन है वो एक और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। अभी तक तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के कंबाइन किए थे ना, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए थे एसिटाइलिन के, और रिजल्टेंट जो चेन थी वो कहलाई थी विनाइल एसिटाइलिन। अब ये जो विनाइल एसिटाइलिन है वो एक और मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के साथ कंबाइन करेगा, और इसके लिए कंडीशन किया कॉपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की वही वाली कंडीशन है। इस केस में के नतीजे में जो पॉलीमर बनेगा वो कहलाएगा विनाइल एसिटाइलिन। इस केस में भी आप वही बातें याद रखें जो आपने इधर की थी कि ये वाला कार्बन नहीं, ये वाला, इसी वाले को आप विनाइल एसिटाइलिन के, जो आपके पास विनाइल एसिटाइलिन यहाँ पे बनी है, विनाइल एसिटाइलिन के इस वाले कार्बन को जहन में रखें, ट्रिपली बॉन्डेड, ठीक है। ये बात समझ आइए। विनाइल एसिटाइलिन ये जो आपके पास बने, इसके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को आप जहन में रखें। ये है विनाइल एसिटाइलिन का ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो ये फिर वही करेगा। इसके पास जब एक और मोनोमर आया तो ये फिर यही करेगा कि ये वाला कार्बन अपनी हाइड्रोजन लूज़ कर देगा। नंबर सेकंड पे ये करेगा कि ये इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। थर्ड पे ये होगा कि दूसरा जो मोनोमर है उसके
कार्बन टू कार्बन एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व करेगा और इसका जो कार्बन है वो एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ। तो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेमिंग है इसकी डाइविनाइल एसिटाइलिन। और बातें वही वाली जैसे मैंने आपको बताया कि ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा, इस कार्बन के पास एक लोन पेयर आ जाएगा जिसकी वजह से वो इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। देन फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन के पास एक लोन पेयर आ जाएगा जिस और वो इस्तेमाल करते हुए H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का आएगा उसके नतीजे में। सी ये देखिए, ये जो दरमियान वाला है ये मेन एसिटाइलिनिक ग्रुप है जो आपने शुरू से यूज़ करते आए हैं, इसको एसिटाइलिन कहेंगे। अब एक कार्बन भी विनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये कार्बन भी जिस ग्रुप के साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है। तो ये वाला कार्बन जिस ग्रुप के साथ अटैच है वो विनाइल ग्रुप है, ये वाला कार्बन जिस ग्रुप के साथ अटैच है वो भी फिनाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका कॉमन नाम है डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस पूरे ग्रुप को आप एसिटाइलिन कहेंगे, और ये जो साइड के ग्रुप्स हैं जैसे इसको ये विनाइल ग्रुप है क्योंकि ये जिसके साथ अटैच है कार्बन वो डबली बॉन्डेड है। इस तरह ये जिसके साथ अटैच है वो डबली बॉन्डेड है। तो क्योंकि इसमें दो विनाइल ग्रुप्स है तो इसके नाम पे ये वाला बेस पे यही वाला नाम रहेगा एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन। और इसका जो आयुपैक नेम है वो इस तरह होगा, जो प्रेफरेंस होगी वो डबल बॉन्ड को होगी नेमिंग में क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है। 1,5 हेक्सा इसका नाम होगा 15 हेक्स डाई इन। ई हटा दें, इधर एक गलती आपकी टेक्स्ट बुक में भी हुई हुई है, जब दोनों बॉन्ड एक साथ आते हैं ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो ई जो है ना इसके साथ नहीं रहता, हेक्साडाइन होना चाहिए था। एक और बात ये भी गलती है, हेक्सडाइन नहीं होता, आपकी टेक्स्ट बुक में भी गलती है तो मैंने आप लोग ये ठीक कर लें, ठीक है। इसका नाम होना चाहिए 1,5 हेक्स का एच ठीक है, हेक्सा डाई इन। ई आपका रिमूव होना चाहिए, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी मैंने देखा ये गलती हुई हुई, आप अपने टेक्स्ट बुक से रिमूव करें -3 ठीक है। अच्छा ये आपका बन गया पॉलीमर डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब आप ये देख रहे हैं ये जो आपके पास पॉलीमर बना है ये 3 मोनोमर यूनिट्स पे कंपोज है, ठीक है। देन इफ HCl इज एडेड टू विनाइल एसिटाइलिन क्लोरोप्रीन, अगर वही वाला फर्स्ट पॉलीमर, ये भी तो एक पॉलीमर है ना विनाइल एसिटाइलिन, वही कह रहे हैं कि अगर हम HCl को विनाइल एसिटाइलिन को ऐड करें तो हमारे पास क्लोरोप्रीन ऑब्टेन होगा विच रेडिली पॉलीमराइज टू नियोप्रीन विच इज़ यूज एज ए सिंथेटिक रबर। अच्छा ये जो विनाइल एसिटाइलिन है, एक और बात ज़रा जहन में रखें कि ये एक अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। इसके अंदर हम HCl ऐड करें जो HCl का एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और इसी प्रेजेंस में कॉपरस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में, तो तब भी इसकी एडिशन HCl की एडिशन जो होगी डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं होगी बल्कि ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस होगी एंड अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकस रूल, यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिस तरह मैं पॉइंट आउट करूँगी इस पर, और जो H है वो उस कार्बन के साथ आ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाँ पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और इधर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ और ये वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो रिजल्टेंट आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C सिग्मा बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ एंड डबल बॉन्ड CH2। सो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन जो होगा, यहाँ पे जो क्लोरोप्रीन बना है ये एक मोनोमर है, ये मोनोमर के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है। ये जो मोनोमर है ढेर सारे ये आपस में फिर कंबाइन कर देंगे और रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर। आपको पता है ना रबर जो होता है उसका एक मिक्सचर एक ट्री से निकलता है तो वो होता है वो होता है जो नेचुरल रबर है, लेकिन आपको पता है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी नहीं, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल रबर बनाते हैं। तो उसका जो मोनोमर है वो क्लोरोप्रीन है। ये क्लोरोप्रीन आपस में इसके बहुत सारे यूनिट्स, कम नहीं, क्योंकि ये तो अब डबली बॉन्डेड आ गया ना, ये डबली बॉन्डेड मोनोमर्स काफ़ी तादाद में आपस में कंबाइन करते हैं और रिजल्टेंटली वो नियोप्रीन बनाते हैं जो कि सिंथेटिक रबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरी हम इसकी कैटेगरी पढ़ें वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। मैंने आपको ये भी पढ़ा था, आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा था कि ये जो अल्काइंस हैं उनमें एक की स्पेशलिटी ये है कि इनके यूनिट्स आपस में कंबाइन करके साइक्लिक कंपाउंड जो पॉलीमर्स होते हैं वो साइक्लिक भी होते हैं। अल्कीन के तो आपने जितने पढ़े थे वो लीनियर थे ना, लेकिन जो
अल्काइन के पॉलीमर है वो साइक्लिक भी होंगे। वो कैसे? व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट पॉलीमराइज टू बेंजीन। और इसमें भी आपने यही पढ़ा था कि इसके जो पॉलीमर्स होंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे, तो होगा ये साइक्लिक पॉलीमर। इसमें क्या होगा, जस्ट 3 यूनिट्स एसिटाइलिन के यूज़ होंगे, 1, 2 और 3। जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये देखिए 1 देन 2 और 3, इसमें 3 यूनिट्स यूज़ होंगे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, कॉपर ट्यूब है। वो क्या होगा, तो ये तीनों जो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल है ये अपना एक एक ट्रिपल बॉन्ड डिसॉल्व करेंगे। और ये जो क्लीवेज होगी जैसा कि साफ नज़र आ रहा है, ये क्लीवेज जो होगी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी एक कार्बन के पास पूरा लोन पेयर आ जाएगा और वो वाला कार्बन उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि देखिए ये वाली क्लीवेज है हेटेरोलिटिक, इस कार्बन के पास लोन पेयर आ गए। अब ये वाला कार्बन इस लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह देखिए ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ था और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये जब ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस्तेमाल करते हुए इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इसी तरह ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी ब्रेक हुआ और ये भी हेटेरोलिटिक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास आ गए। इस कार्बन में इसको इस्तेमाल करते हुए इस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो होल जो स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक बन जाएगा। वो कैसा? बेंजीन। यानी आपको पता है ना उसमें 6 कार्बन आइटम होते हैं बेंजीन के अंदर और अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखिए ये यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे डबल होगा और इन कार्बन यानी जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इधर और इधर डबल बॉन्ड होगा, जबकि इन दोनों के दरमियान सिंगल, इन दोनों के दरमियान सिंगल, इन दोनों के दरमियान सिंगल। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पॉलीमराइजेशन।